चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग आ जाओ। सो सी इंटरमीडिएट न्यू स्कीम एडवांस अकाउंट राइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, बट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ओल्ड और न्यू दोनों भी सिलेबस के लिए काम कर रहा है। बहुत ही प्यारा स्टैंडर्ड है। एग्जाम के अंदर में 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसके ऊपर कंपल्सरी पूछे जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ना। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 में स्टार्ट कर रहा हूँ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले तो मुझे बच्चों इन्वेंट्री का मतलब बता दो, एनी बड़ी गाइस। इन्वेंट्री का मतलब मुझे चाहिए, है ना, आसान भाषा में। एनीबडी, कोई मुझे बता सकता है बेटा इन्वेंट्री का मतलब? इन्वेंट्री बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इन्वेंट्री माल, अनसोल्ड गुड्स, अनयूज्ड रॉ मटेरियल, यस और नो, और कंज्यूमेबल स्पेयर्स। सो इन्वेंट्री ये हमारे बैलेंस शीट की करंट असेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, राइट। इसके बगैर कोई भी बिजनेस है ना, खास करके ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर रन हो ही नहीं सकता। कभी कभी कुछ कुछ केसेस में सर्विस प्रोवाइडर्स के पास भी इन्वेंट्री होती है, बताऊंगा आगे जाके सर्विस प्रोवाइडर के पास कौन सी इन्वेंट्री होती है, पर ध्यान देना। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट असेट ये है आपकी इन्वेंट्री। और एक और खास बात ऐसी है कि इन्वेंट्री के लिए जनरली कोई अकाउंट हम लोग नहीं बनाते हैं, राइट। इन्वेंट्री हम लोगों को साल के आखिरी में वैल्यू करनी पड़ती है। साल के आखिरी में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है और उसकी जो वैल्यू आती है आप बैलेंस शीट के असेट में लिखते हो और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हो, राइट। मैं सही बोल रहा हूँ बेटा? बैलेंस शीट के असेट में और ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सो साल के आखिरी में वी हैव टू वैल्यू द इन्वेंट्री। हम लोग गोडाउन में जाते हैं, फिजिकली इन्वेंट्री को काउंट करते हैं और इन्वेंट्री को काउंट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, वो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन निकाल करके उसे लिख देते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ट्रेडिंग पी&एल में, है ना। कंपनी है तो ट्रेडिंग पी&एल एक साथ ही बनेगा और बैलेंस शीट के एसेट में, करंट एसेट्स में, यस और नो। तो उस इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है उसके लिए है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। सो सबसे पहले इन्वेंट्री का मतलब समझते हैं। एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आता है काफी बार इन्वेंट्री के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए, राइट। इन्वेंट्री के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए थ्योरी क्वेश्चन आता है। सो सबसे पहले हम लोग इन्वेंट्री के मीनिंग से समझेंगे, ध्यान से सुनना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन इन्वेंट्री, है ना। आपके नोटबुक में लिखो इन्वेंट्री थ्योरी क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स, बरोबर है। लिखो बेटा, बुक के अंदर में हेडिंग दो इन्वेंट्रीज। बुक के अंदर में हेडिंग दे दो बेटा इन्वेंट्रीज। पहले इन्वेंट्री का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करेंगे उसके लिए AS2 में काफी सारे रूल्स हमें बताए गए। सो बाय अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 वी हैव टू वैल्यू द इन्वेंट्री, राइट। आ जाओ। सो इन्वेंट्री का मीनिंग समझते हैं। एज पर AS2 रिवाइज्ड, इन्वेंट्री डिफाइंस एज एसेट हेल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेंट्री डिफाइंड एज एन एसेट हेल्ड। अब किस पर्पस के लिए एसेट हेल्ड किया, ये तो दूध पीते बच्चे को भी मालूम है कि इन्वेंट्री यानी बेसिकली क्या है, एसेट। एसेट का ही पार्ट है। सो इन्वेंट्री डिफाइंस एज एन एसेट हेल्ड फॉर सेल, asset held for sale, asset held in the process of production, asset held for consumption. One more time. हाँ बेटा। So inventory defined as an asset held for sale, asset held in the process of production and asset held for conversion. बट ध्यान से सुनना, कन्वर्जन के लिए मतलब क्या, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, या फिर कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम करने के लिए, यस और नो। ध्यान से सुनना, एसेट हेल्ड फॉर सेल मतलब फिनिश गुड्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ। एसेट हेल्ड फॉर सेल मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, फिनिश गुड्स की। एसेट हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस की। एसेट हेल्ड फॉर कंजम्पशन मतलब किसकी बात चल रही है, रॉ मटेरियल की, जो बेचने के लिए तैयार है, जो बेचने के लिए रेडी है, फिनिश गुड्स। जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अटका हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस। जो कंजम्पशन के लिए हमने हेल्ड करके रखा है, रॉ मटेरियल। आगे देखना जरा, ध्यान से सुनना बेटा। सो एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस,
और एसेट हेल्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेल। कभी कभी क्या होता है, मैन्युफैक्चरर है तो वो फिनिश गुड्स को तैयार करता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं होती है कोई भी चीजें। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में जाता है और वो प्रोडक्शन प्रोसेस से फिनिश गुड्स बनता है, फिनिश गुड्स सेल करते हैं। तो मेरे पास जो इन्वेंट्री फंसी पड़ी रहेगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या तो वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में रहेंगी, या तो फिनिश गुड्स के फॉर्म में रहेगी, या कभी कभी प्रोडक्शन प्रोसेस में फंसी पड़ी रहेगी। तो जो इन्वेंट्री मेरी प्रोडक्शन प्रोसेस में फंसी हुई है उसे मैं बोलूंगा वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे आपके घर पे अगर मैं बात करूं, तो किचन में अगर मैं बात करूं, तो ध्यान से सुनना, आपकी मम्मी रोटी बनाने के लिए आटा यूज करती है, तो आटा क्या हो गया आपका रॉ मटेरियल, और रोटी क्या होगी बेटा आप लोगों के लिए फिनिश गुड्स। और जो गूथा हुआ आटा है, आपकी मम्मी ने रॉ मटेरियल आटे में पानी डाल के आटे को गूथ लिया, और उसके बाद आपने फोन करके बता दिया कि मम्मी मैं खाना खाने के लिए नहीं आऊंगा, तो मम्मी ने वो गूथा हुआ आटा फ्रिज में रख दिया। अब वो जो गूथा हुआ आटा फ्रिज में रखा हुआ है आज के डेट में, आज के क्लोजिंग डेट पे, वो गूथा हुआ आटा ना ही रॉ मटेरियल है, ना ही फिनिश गुड्स है, वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, गूथा हुआ आटा। यस और नो? सो इन्वेंट्री या तो फिनिश गुड्स के फॉर्म में रहेंगी, या तो वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में रहेगी, या तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में रहने वाली है, राइट। हमें इन तीनों कैटेगरी के इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। ये बात समझ में है सभी को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सिंपल है एकदम। सो ध्यान से सुनना। सो इन्वेंट्रीज आर द एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर in the process of production, held for sale, held for consumption in the production of goods or services। गुड्स के प्रोडक्शन में और सर्विसेज देने के लिए भी कभी कभी इन्वेंट्री इन प्रोसेस होती है, यस और नो? या फिर हम लोग इन्वेंट्री को यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन। तो जो इन्वेंट्री अब मैं यूज करने वाला हूँ वो रॉ मटेरियल है, जो इन्वेंट्री ऑलरेडी प्रोडक्शन प्रोसेस में है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो बन के तैयार है वो इन्वेंट्री को हम लोग फिनिश गुड्स बोलते हैं। ध्यान से सुनना, इंक्लूडिंग, और भी इसमें कुछ तो इंक्लूड होता है, काम की चीज है बेटा, इंक्लूडिंग, ध्यान से सुनो, मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स अदर देन मशीनरी स्पेयर्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। भाई साहब इन्होंने देखो क्या बोला है, इसमें और भी कुछ चीजें इंक्लूड होती है, मेंटेनेंस एंड सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स, ये चीजें इंक्लूड होती है, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स। अब वन बाय वन बताता हूँ, मेंटेनेंस और सप्लाईज यानी क्या होता है। ध्यान से सुनना बेटा, मेंटेनेंस एंड सप्लाईज, ध्यान से सुनो। जैसे कोई एक फैक्ट्री में एक मशीनरी है, उस मशीन को हर मंथ या हर वीक मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए हमें कुछ मटेरियल लगता है, तो वो जो मटेरियल है वो भी मेरे लिए इन्वेंट्री है। जैसे ध्यान से सुनना, कभी कभी मशीन को क्लीन करने के लिए हम लोगों को कोई लिक्विड ला करके रखना पड़ता है, मशीन को क्लीन अप करने के लिए कभी लिक्विड रहता है, ऑयल रहता है, यस और नो? तो वो सब मेरे लिए मेंटेनेंस सप्लाईज हो गए। या कंज्यूमेबल्स हो गया, कंज्यूमेबल्स यानी क्या, जैसे ध्यान से सुनना बेटा, कंज्यूमेबल्स का बेस्ट एग्जांपल है ग्रीस, ऑयल। मशीन के स्मूथ ऑपरेशन के लिए मशीन में ऑयल डालना पड़ता है। जैसे आप भी आपके टू व्हीलर फोर व्हीलर में इंजन ऑयल डालते हो ना, तो इंजन ऑयल ये एक प्रकार से कंज्यूमेबल हो गया, यस और नो? तो बिजनेस में स्मूथ प्रोडक्शन के लिए हमें जो कंज्यूमेबल्स लगते हैं, यस और नो, जैसे ग्रीस और ऑयल, ये भी मेरे लिए इन्वेंट्री हो सकते हैं। सर इन्वेंट्री क्यों? ध्यान से सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, कोई एक फैक्ट्री में आपको मशीन के स्मूथ ऑपरेशन के लिए एक साथ 50 किलो ग्रीस ला करके रखना है, बरोबर है? एक टाइम पे 1 या 2 किलो ग्रीस लगता है, तो आप क्या हर बार मार्केट जाके 2-2 केजी की ग्रीस लेके आओगे क्या? नो। आप एक साथ एक ग्रीस का बड़ा कंटेनर लेके आ जाओगे, उसमें से यूज करोगे। 50 केजी ग्रीस लाया, 2 केजी ग्रीस या ऑयल यूज कर लिया, तो बोलो बचा हुआ 48 केजी क्या है? इन्वेंट्री। सो कंज्यूमेबल्स की बात करूं तो मैं ग्रीस या ऑयल, यस और नो, या कभी कभी लगता है मुझे डीजल, कुछ कुछ मशीनरी डीजल पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलती, डीजल पे चलती है, तो मुझे डीजल
डीजल एक साथ ला के रखना पड़ता है 1500 लीटर, तो वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री। वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा, इन्वेंट्री। मेंटेनेंस एंड सप्लाईज, मशीन को मेंटेन करने के लिए मुझे कुछ पार्ट ला करके रखने पड़ते हैं मशीन के मेंटेनेंस के लिए। जैसे मैंने कटर ला करके रख लिया, वो कटर ये मशीनरी स्पेयर्स में यहाँ पे नहीं आएगा। मेरे पास एक साथ 8 से 10 मशीन है, वो 10 के 10 मशीन में कटर्स लगते हैं, कोई तो लिक्विड लगता है मशीन को क्लीन करने के लिए, मशीन को मेंटेन करने के लिए। तो मेंटेनेंस सप्लाईज रिलेटेड भी हम लोग कभी कुछ माल या असेट ला करके रख सकते हैं, तो वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए क्या क्या है इन्वेंट्री, यानी ध्यान से सुनना बेटा। सो इन्वेंट्रीज, लिखो बेटा, आर द एसेट्स हेल्ड फॉर सेल in ordinary course of business, और the inventories are the assets held for, मैं for यही लिखता हूँ, for in the process of production। ये आपका क्या है बेटा, फिनिश गुड्स। ये आपका क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है। और इन्वेंट्री आर द एसेट्स हेल्ड फॉर टू बी यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। टू बी यूज, अभी तक यूज नहीं किया है, पड़ा है गोडाउन में, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मेंटेनेंस सप्लाईज, ध्यान दें बेटा, एंड consumables। It also includes maintenance, supplies and consumables। It also includes maintenance, supplies and consumables। It also include maintenance, supplies and consumables। लिखा बेटा है, done। But does not includes, बट उसमें क्या नहीं आएगा, बट उसमें क्या नहीं आएगा वो भी बता देता हूं। लिखो बेटा, ओके, हाँ रुक रहा हूँ, एक मिनट, लिख लो आराम से। एक बार फिर से बता देता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इन्वेंट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, आपके बैलेंस शीट की करंट एसेट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किए बगैर आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो ही नहीं सकते। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किए बगैर आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज नहीं हो सकते बेटा। डन। ओके, डन डन। ओके, क्या नहीं आएगा, मशीनरी स्पेयर्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, एंड सर्विस इक्विपमेंट। मशीनरी स्पेयर की अगर मैं बात करूं, ऐसे स्पेयर पार्ट्स जो किसी स्पेसिफिक मशीन के लिए ही लगते हैं। जैसे ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, जैसे मान लो
मेरे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है एप्पल का, बरोबर, इसका कोई तो एक स्पेयर पार्ट्स है। आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल, एप्पल की एक स्क्रीन है, बरोबर। मैंने क्या किया, मेरे कंपनी के अंदर में मैंने एप्पल के कंप्यूटर की 3 से 4 स्क्रीन ला करके रखी। वैसे मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर है, विंडोज के भी है, एंड्रॉयड रिलेटेड भी है, बरोबर है, एप्पल के भी है, बट मैंने एप्पल के कंप्यूटर की 3 से 4 स्क्रीन ला करके रखी। अब ये जो स्क्रीनें हैं ये सिर्फ एप्पल के ही सिस्टम में यूज होती है, या ऐसे स्पेयर पार्ट्स जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं, राइट, उन्हें हम लोग इन्वेंट्री कतई नहीं बोलने वाले हैं। या फिर स्टैंड बाय इक्विपमेंट, जैसे ये जो आप कैमरा देख रहे हो, मैंने सेम ऐसे ही कैमरा जिसके अंदर में रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने ऐसे ही 2 कैमरे और ला करके रखे हैं। क्यों? अगर ये कैमरा खराब हो गया तो मैं दूसरा यूज कर लूंगा, दूसरा खराब हो गया तीसरा यूज कर लूंगा। तो ये जो कैमरा है बेटा, ये मेरे लिए स्टैंड बाय इक्विपमेंट है। ये जो कैमरा है ना बेटा मेरे लिए, ये क्या है, स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, एक्स्ट्रा के जो मैंने 2 ला करके रखे हैं। ये जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये स्टैंड बाय इक्विपमेंट नहीं है, इसके अलावा जो 2 कैमरा मैंने ला करके रखा स्टैंड बाय इक्विपमेंट। ये जो पूरा रिकॉर्डिंग सेटअप देख रहे हो, मैंने एक सिस्टम और ला करके रखा हुआ है कि कभी अगर ये सिस्टम खराब हो गया तो मैं दूसरा सिस्टम तुरंत लगा दूंगा ताकि लेक्चर रिकॉर्डिंग ना हो। तो जो दूसरा सिस्टम ला करके रखा है, जो भी यूज नहीं कर रहा हूँ, स्टैंड बाय इक्विपमेंट। आपकी कार के अंदर में स्टेपनी होती है ना, 5वां व्हील, कार का अगर कोई चक्का पंक्चर हो जाता है तो 5वां व्हील रखा हुआ है, वो बेस्ट एग्जांपल है स्टैंड बाय इक्विपमेंट का। तो ऐसे स्टैंड बाय इक्विपमेंट, एक्स्ट्रा मशीन और इक्विपमेंट फॉर इमरजेंसी यूज, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, स्टैंड बाय इक्विपमेंट। वैसे स्टैंड बाय इक्विपमेंट इन्वेंट्री में नहीं आएंगे। या फिर सर्विस इक्विपमेंट, आपने देखा होगा कि मारुति के या कोई कार के शोरूम में जहां सर्विसिंग भी होती है, तो सर्विस करने के लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, कार को ऊपर उठाने के लिए, राइट, या कार को थोड़ा तिरछा करने के लिए, कार को वॉश करने के लिए, तो वो सारे सर्विस इक्विपमेंट है। तो वो जो सर्विस इक्विपमेंट है वो भी यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर में काउंट नहीं होने वाले हैं, है ना। क्यों? क्योंकि बेटा ये सारे के सारे इक्विपमेंट क्या करते हैं, फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये इक्विपमेंट्स क्या करते हैं, फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ पीपी। अब ये पीपी की डेफिनेशन फुलफिल कर रहे हैं तो ये सब क्या बन जाएंगे, पीपी। मतलब ये इन्वेंट्री रहेंगे क्या, नो। इसीलिए मैंने इन्वेंट्री के डेफिनेशन में इन्हें इंक्लूड नहीं किया है। ये बात समझ में बेटा सभी को, पक्की बात। डन, लिखा बेटा है सभी ने। डन, चल, वेरी गुड बेटा, आ जाओ। सो ये इन्वेंट्री के मीनिंग में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मीनिंग और शॉर्ट नोट, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, देखो मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। सो बेसिकली इन्वेंटरीज आर द एसेट्स हेल्ड फॉर सेल finished goods in the process of production WIP or for consumption raw material. It also includes maintenance supplies and consumables other than, क्या नहीं आएगा, मशीनरी, स्पेयर, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट, जो पीपीई की डेफिनेशन फुलफिल करते हैं, राइट। आ जाओ, अब ये हर एक बच्चे को पता है, ध्यान से सुनना। इन्वेंट्रीज बेसिकली इसमें गुड्स परचेज एंड हेल्ड फॉर रीसेल। इन्वेंट्री यानी क्या, जो मैं आगे बेचने के लिए
या प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम करने के लिए मेरे पास रखा हो, वो मेरे लिए इन्वेंट्री है। यस और नो? जैसे बिल्डर अगर कोई है तो उसके लिए फ्लैट्स इन्वेंट्री है, वो फ्लैट्स जो उसने बेचने के लिए रखे हैं। वो फ्लैट जिसमें बिल्डर खुद रह रहा है वो इन्वेंट्री नहीं है। वो फ्लैट या वो प्रॉपर्टी या वो ऑफिस जिसमें बिल्डर का ऑफिस है जो यूज कर रहा है बिजनेस के लिए, वो इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री बेसिकली वो चीज रहेगी जो आप आगे सेल करने के लिए आपके पास रखे हो, फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सेल और रीसेल, या फिर फॉर द यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आप उसके अंदर यूज करने वाले हो, तो वो ही आप लोगों के लिए इन्वेंट्री रहेगा। वेरी सिंपल, बरोबर? डायरेक्टली आना बेटा, ध्यान से सुनना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ एएस2। एएस2 के स्कोप से कौन कौन सी बातें एक्सक्लूड की है? कॉमन सेंस, जिसके लिए सेपरेट कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो सारी चीजें हमने एएस2 के स्कोप से एक्सक्लूड कर दी है। एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन सी बातें हमने इन्वेंट्री के स्कोप से एक्सक्लूड की है? जैसे वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आता है AS7 में। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो इन्वेंट्री है, मान लो मैं एक बिल्डर हूँ, मैंने कंस्ट्रक्शन का काम हाथ में लिया है और वो काम आधा अधूरा कंप्लीट हो गया, भले ही वो वर्क इन प्रोग्रेस है, भले ही वो आगे सेल के लिए है, बरोबर है क्या? या फिर भले मैं सर्विस दे रहा हूँ किसी को, आधी अधूरी सर्विस है, बट स्टिल वो इन्वेंट्री में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखने वाले को तो ऐसे ही लगेगा सर बिल्डर फ्लैट बना रहा है या बिल्डर एक बिल्डिंग बना रहा है और वो बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स आगे सेल करने के लिए, तो बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इन्वेंट्री हो गया। जी हाँ, वो इन्वेंट्री था कब तक? जब तक AS7 नहीं आया। जैसे ही AS7 आ गया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जब कभी भी कोई चीज के लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है तो हम लोग जनरल स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं करते हैं। स्पेसिफिक रूल विल प्रिवेल ओवर जनरल रूल, ये तो पढ़ा ही होगा लॉ से बोले। यस और नो? तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरे पास सेपरेट स्टैंडर्ड है जिसका नाम है AS7, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसका नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे इन्वेंट्री का AS2 अप्लीकेबल नहीं होगा। इन्वेंट्री हेल्ड फॉर द यूज in the construction, example cement lying at the site, should however be covered by AS2। ये वाली इन्वेंट्री भले AS2 में आ जाएगी, लेकिन जो वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉस्ट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग द डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, बीइंग कवर्ड अंडर AS7। ध्यान से सुनना है क्या कहना चाह रहा है बेटा। ये देखो, ये एक बिल्डर है, ये बिल्डर एक बिल्डिंग बना रहा है, ये बिल्डिंग आधी अधूरी अभी बनी है, ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई है क्या? नो, आधी अधूरी बनी है। तो ये जो है, ये कॉमन सेंस वाला इंसान क्या बोलेगा? बिल्डर ये क्यों बना रहा है? फॉर फर्दर सेल, आगे बेचने के लिए, बरोबर है? तो एक कॉमन सेंस वाला इंसान बोलेगा ये इन्वेंट्री है, ये आधा अधूरा बना हुआ है, बट ये इन्वेंट्री के हिसाब से इसका वैल्यूएशन नहीं होगा। यहाँ पे AS2 अप्लीकेबल नहीं रहेगा, यहाँ पे AS7 अप्लीकेबल रहेगा, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? हाँ, बट ये बिल्डिंग बनाने के लिए हमने एक गोडाउन के अंदर में ये सारे सीमेंट के बैग्स ला करके भर के रखे हैं, ये सीमेंट है, ये ईंटें रखी हुई है, तो ये सब भले इन्वेंट्री के डेफिनेशन में आ जाएगा। इसके लिए AS2 अप्लीकेबल रहेगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सो सीमेंट ला करके रखा हुआ है, ईंटें ला करके रखी है, मिट्टी ला करके रखी है, ब्रिक्स ला करके रख दी है, तो ये सब इन्वेंट्री में आ जाएगा। बट उसकी जो बिल्डिंग है, जो आधी अधूरी बन के तैयार है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो बिल्डर का ये वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यूएशन नहीं करेंगे, भले ही वो आगे बेचने के लिए, बट हम लोग AS2 के हिसाब से वैल्यूएशन नहीं करेंगे, क्योंकि इस वर्क इन प्रोग्रेस के लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड है। उस सेपरेट स्टैंडर्ड का नाम क्या है बेटा? AS7, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। AS7 में हम लोग देखेंगे एक्चुअल में कि आधा अधूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसके लिए कौन सी मेथड है। एक मेथड है प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, वो AS7 में सीखेंगे। तो अभी बस इतना ध्यान रखना, AS2 के अंदर में क्या एक्सक्लूड किया जाता है, एक्सेप्शन क्या है AS2 के लिए, एक्सेप्शन क्या है, ये बात समझ में है सभी को? पक्की बात?
आगे बढ़े बेटा हम लोग। डन, ये क्लियर है। पहला वाला एक्सेप्शन समझ में आया। तो पहले एक्सेप्शन के लिए शॉर्ट शॉर्ट में अगर लिखना है तो WIP अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए क्या है AS7 एंड नॉट AS2, नॉट AS2। ये था पहला एक्सेप्शन, ये था पहला एक्सेप्शन, राइट। क्लियर है बेटा? डन, चले आगे। पक्का बेटा? आगे बढ़ो। लिख लिया है सभी ने? लिखो। वेरी गुड, चल डन। ओके, चल आ जाओ। उसके बाद ध्यान से सुनना। यस बेटा सानिया। दूसरा और क्या एक्सक्लूड किया है बेटा? ध्यान से सुनना। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर। फिर से लिखो साइड में, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, उसके लिए भी AS2 अप्लीकेबल नहीं। सर्विस प्रोवाइडर की अगर एग्जांपल की बात करूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS, CMA, डॉक्टर, लॉयर्स, ये सब सर्विस प्रोवाइडर। एक डॉक्टर का ऑपरेशन चल रहा है, आधा अधूरा ऑपरेशन हो गया, आधी सर्विस दे दी, साल खत्म हो गया, बरोबर है। ऑपरेशन चल रहा है, रात में ऑपरेशन चल रहा है, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑपरेशन चलेगा। 31 मार्च रात को 10 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ, 31 मार्च रात को 12 बजे ऑपरेशन चल रहा था, साल खत्म हो गया। तो वो जो ऑपरेशन है जो आधा अधूरा हुआ है, जो खत्म होगा अगले साल के पहले 2 घंटे में, तो वो ऑपरेशन तो रात को 12 बजे वर्क इन प्रोग्रेस था ना, है ना। या फिर एक और एग्जांपल, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपने किसी कंपनी के ऑडिट का काम हाथ में लिया, ऑडिट 15-15 दिन, एक महीना चलता है। मान लो 31 मार्च आ गया, अभी भी आपका ऑडिट चल रहा है। मान लो कोई आपने स्पेशल पर्पस ऑडिट हाथ में लिया है, राइट। वो ऑडिट चलने वाला है 10 अप्रैल तक, तो 31 मार्च ईयर एंडिंग, आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बताओगे? उसको इन्वेंट्री दिखाओगे क्या? नो, उसके लिए इन्वेंट्री या AS2 अप्लीकेबल नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी, मेडिकल सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग एंड सो ऑन। तो इन टाइप के लिए भी, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी AS2 अप्लीकेबल नहीं है ना। यहाँ पे रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है हम लोग AS9 में देखेंगे, बरोबर। तो वर्क इन प्रोग्रेस फॉर सर्विस प्रोवाइडर, इसके लिए भी AS2 अप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि बच्चे जनरली सवाल पूछते हैं, जब तक ये एक्सेप्शन नहीं थी बच्चे पूछते थे, सर मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसका ऑडिट चल रहा है, ऑडिट चलेगा 10 अप्रैल तक, आज 31 मार्च है, साल खत्म हो गया, तो अब उसका वो जो ऑडिट चल रहा है, वो जो सर्विस दे रहा है, वो सर्विस तो वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगी। यस और नो? बिल्कुल सही है। तो वो वर्क इन प्रोग्रेस भी AS2 के परव्यू में नहीं आता है, एक्सक्लूड किया हुआ है, राइट। चले बेटा सब लोग आगे। लिख लिया है सभी ने? पक्का? डन। चले क्या आगे? चल आज देख, थोड़ा सा देख लेते। दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ पार्ट ऑफ सर्विस। आपने थोड़ी सी सर्विस दे दी, आधी अधूरी दे दिया, बची हुई देना बाकी है, वर्क इन प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल, अ शिपिंग कंपनी, फ्यूएल एंड स्टोर्स। अभी ध्यान से सुनना, एक चीज में बताइए, काम की चीज है, पहले देख लो। एक शिपिंग कंपनी है जो माल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। फॉर अ शिपिंग कंपनी, फ्यूएल एंड स्टोर्स नॉट कंज्यूम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ये इन्वेंट्री रहेगी। मेरी एक शिपिंग कंपनी है, मेरे पास बड़े बड़े शिप्स है, मेरे पास बड़े बड़े ट्रक है, मैं एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश माल लेके जाता हूँ। तो ये शिपिंग कंपनी अपने पास फ्यूल बहुत सारा ला करके रखा हुआ है,
एक साथ 10,000 लीटर का डीजल ला करके रखा है, मुझे हमेशा जरूरत पड़ती रहती है मेरे ट्रकों में या शिप में डीजल की, तो मेरे पास जो फ्यूल है, जो स्टोर है, जो अभी मैंने कंज्यूम नहीं किया, वो तो इन्वेंट्री में आ जाएगा, बट नॉट कॉस्ट फॉर वोएज इन प्रोग्रेस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली इसने, कॉस्ट फॉर वोएज इन प्रोग्रेस। वोएज वोएज इन प्रोग्रेस, वोएज मतलब क्या होता है? वॉयज मतलब क्या होता है? वॉयज मतलब बेसिकली ऐसा अगर बोलो तो लॉन्ग जर्नी, जैसे यहाँ से अमेरिका में समुद्र के रास्ते जा रहा हूँ, यस और नो, तो ये मेरे लिए लॉन्ग जर्नी है, 2 महीने लग जाएंगे करीब करीब पहुंचने के लिए, और इन्हीं 2 महीने के दौरान मैंने सानिया का एक कंसाइनमेंट लिया। सानिया बोली, हे शिपिंग कंपनी, ये कंसाइनमेंट इंडिया से अमेरिका लेके जाना है, तो मैंने जर्नी स्टार्ट कर दी 25 मार्च को। 31 मार्च आ गया, ये जर्नी आधी अधूरी हुई है। मैं शिपिंग कंपनी हूं, मैं सानिया को सर्विस दे रहा हूं, तो ये सर्विस मेरी आधी अधूरी हुई है 31 मार्च को, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस हुआ ना। मैंने जो डॉक्टर का ऑपरेशन वाला एग्जांपल लिया था, सेम यहाँ पे शिपिंग कंपनी है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस AS2 में नहीं आएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है, ऑडिट की प्रोसेस में 15 दिन लगने वाले हैं। 25 मार्च को मैंने ऑडिट स्टार्ट किया, 31 मार्च को ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये भी वर्क इन प्रोग्रेस AS2 के वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के परव्यू में कवर नहीं होगा। कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? उसके बाद आगे और बढ़ते बंदा प्लीज ध्यान देना, शेयर्स और डिबेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। शेयर्स, डिबेंचर्स जो मैंने आगे बेचने के लिए रखे मेरे पास, ये सब आते हैं AS13 में, ये सब इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, तो ये कहाँ पे आएंगे बेटा? AS2 के अंदर में नहीं आते हैं। ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, डन? यस जी हाँ बेटा, ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, क्लियर? अब इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट बोल करके, मान लो मैंने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ये आ जाएगा AS13 में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो भाई साहब ये तो अब AS13 में भी नहीं आएगा, यस और नो? और AS2 में भी नहीं आएगा, इसीलिए AS2 से इनको एक्सक्लूड कर दिया है। शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब नियर फ्यूचर में बेचने के लिए। सर फिर ये जब इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो ऐसे शेयर्स, डिबेंचर्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? बच्चों का सवाल आ सकता है ना कि सर ये यहाँ पे भी नहीं आएगा, वहां पे भी नहीं आएगा, तो इनका वैल्यूएशन कैसे करते हैं? बहुत सिंपल तरीका है, एक कॉमन प्रैक्टिस है। इनका वैल्यूएशन कैसे होगा? एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू। बोलो बेटा, विच एवर इज लोअर। शेयर्स, डिबेंचर्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनका वैल्यूएशन होगा, कॉमन प्रैक्टिस है, इंडिया में फॉलो की जाती है, एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। लोअर क्यों? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। लिख करके रख लो बेटा, ये लिखा सभी ने? लिखो बेटा। डन? अच्छा, आज लिखा जी। उसके बाद लास्ट में प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के यहाँ पे एग्जांपल लिख दो, फार्मर, बेस्ट एग्जांपल फार्मर, या ऐसी कंपनी जो फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। सो प्रोड्यूसर्स इन्वेंटरीज लाइक लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड मिनरल ऑयल्स, ओवर्स। ओवर्स खान में से जो निकलता है ना, पत्थर मटेरियल पूरा, वो सब ओवर्स, एंड गैसेस टू द एक्सटेंट दैट आर मेजर्ड एट NRV। ये सब प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री एट NRV मेजर करते हैं। इंडिया की एक कॉमन प्रैक्टिस है पिछले काफी समय से, तो ये भी
AS2 से एक्सक्लूड कर दिया, ये भी एक्सक्लूड कर दिया। सर फिर अब इनका वैल्यूएशन कैसे होगा, ये सब एक्सक्लूड कर दिया तो? ध्यान से सुनना, लिख लो साइड में, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री, लिखो बेटा, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज लाइक लाइव स्टॉक, उसके बाद एग्री प्रोडक्ट जो बेचने के लिए है, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और मिनरल ऑयल्स, ओवर्स और गैसेस। कैसे वैल्यू करना है? वैल्यूड एट NRV एंड नॉट एज पर AS2। कैसे वैल्यू करना है? एट NRV एंड नॉट एज पर AS2। NRV के हिसाब से वैल्यूएशन होगा, ना कि AS2 के हिसाब से। एक कॉमन प्रैक्टिस है, एक कॉमन प्रैक्टिस है, NRV के हिसाब से वैल्यू करेंगे। लिखा बेटा है सभी ने? डन। ओके, लिखो। सो कौन कौन सी बातें एक्सक्लूड होती है, मुझे जरा बता दो बेटा एक बार, बोलो। सबसे पहले WIP अंडर AS7, then WIP of the service provider, then shares, debentures, financial instrument, then producers inventories like livestock, agriculture product, forest product, minerals, oils and gases, right? अच्छा, ये एक्सक्लूड क्यों हो रही है, इनका वैल्यूएशन कैसे होगा ये भी बता दो। जैसे WIP ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये वैल्यू होगा एज पर AS7। शेयर्स अपने WIP ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, WIP ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, ये इसका वैल्यूएशन होगा एज पर जो भी कॉमन प्रैक्टिस है, जो कंसिस्टेंटली वो यूज करते आ रहे हैं उस हिसाब से। उसके बाद शेयर्स, डिबेंचर्स, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनका वैल्यूएशन होगा। बोल बेटा कैसे होगा? एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जैसे आप लोगों के फॉरेस्ट प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करूं तो मेज, वीट, है ना, और कुछ चावल वगैरह आप निकाल करके आपके पास स्टोर करके रखे हो गोडाउन के अंदर में, जो आप आगे बेचने वाले हो, इनका वैल्यूएशन कैसे होगा? जो भी कॉमन प्रैक्टिस है एज पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला सभी को बताइए, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। यस और नो? तो ये चार चीजें एक्सक्लूड की है एज पर द AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये चारों चीजें AS2 के परव्यू में नहीं आती है, ये चारों भी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 के परव्यू में नहीं आएगी। यस और नो? चले आगे, पक्का? डन। ऑल सेट? लिखा बेटा? ओके, डन डन। आज चल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान देना।
अब देखो मैंने अभी तक क्या क्या चीजें बताई आपको। इन्वेंट्री का हमने मीनिंग देख लिया, AS2 किस पर्पस के लिए, फॉर वैल्यूएशन। AS2 में क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं वो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू वैल्यू और हाउ टू मेजर द इन्वेंट्री। हाउ टू वैल्यू और हाउ टू मेजर द इन्वेंट्री। अभी तक हमने ये देखा कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है, AS2 में कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड करते हैं, AS2 किस चीज में मदद कर रहा है, फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बट अभी तक हमने ये नहीं देखा कि इन्वेंट्री वैल्यू कैसे करते हैं। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि इन्वेंट्री वैल्यू कैसे करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल में मेजरमेंट करना है बेटा। इन्वेंट्रीज शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। लिखो बेटा मेरे साथ साथ, एक जनरल प्रिंसिपल है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। और NRV का फॉर्मूला लिख लो, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिखो बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। डन। चल लिखा बेटा, वेरी गुड। आज डन, वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनना बेटा, लिखो ये भी। अब इन्वेंट्री की जब बात आती है रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना पड़ सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का, या तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। प्लीज अब सब लोग अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश गुड्स का। सबसे पहले मैं आपको वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे होता है वो बता देता हूं। वर्क इन, ये जनरल प्रिंसिपल बताया मैंने, ये क्या है, जनरल प्रिंसिपल, ऐसा लिखना बेटा, बराबर है, ये जनरल प्रिंसिपल है। लिखा सभी, ऐसा लिख दो, जनरल प्रिंसिपल। आज अब वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे होगा, आराम से ध्यान देना बेटा। इधर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV, whichever is lower। अब आपका सवाल, सर कॉस्ट यानी क्या, कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्राइस, लिखो बेटा मेरे साथ साथ, प्लस ऑल नेसेसरी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred फॉर परचेजेस, वो खरीदने के लिए, बराबर है। या फिर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ये भी कॉस्ट में आ जाएगा,
बराबर। ध्यान से सुनना, वर्क इन प्रोग्रेस की अगर मैं बात करूं तो उस वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, उस वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है ना प्रोडक्शन प्रोसेस में। उस वर्क इन प्रोग्रेस को या उस रॉ मटेरियल को मैं किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, फिनिश गुड्स में। तो वो कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसे बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, उसे बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो बेटा वो कन्वर्जन कॉस्ट भी इसके अंदर में ऐड आ जाएगी, प्लस एनी अदर डायरेक्ट कॉस्ट, एनी अदर स्पेसिफिक और डायरेक्ट कॉस्ट नेसेसरी फॉर WIP और फिनिश गुड्स, यस और नो। तो सब ऐड हो जाएगी, ये तीनों के एडिशन करके हमें मिल जाएगा कॉस्ट। और NRV का मतलब होता है, ये ऑलरेडी बताया, सेलिंग प्राइस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू NRV। मेरे हाथ में कितना आ रहा है नेट। जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है, इसको मुझे मार्केट में बेचना है, फिनिश गुड्स। इसको अगर मैं मार्केट में बेचता हूं तो इसकी सेलिंग प्राइस है 100 रुपए, बट इसको बेचने के लिए मुझे एक्सपेंसेस इनकम करने पड़ रहे हैं, दलाल को, कमीशन एजेंट को कमीशन देना पड़ रहा है 10 रुपए का। तो बताओ मेरे हाथ में कितना आ रहा है, 100 रुपी माइनस 10 रुपी इज इक्वल टू 90 रुपीज। सो सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू NRV। मेरे हाथ में कितना आ रहा है, NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यस और नो। लिखा बेटा है सभी ने, पक्की बात, डन। रोल करो बेटा इसको। जैसे वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स की बात करूं तो कैसे वैल्यू होगा, एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट मतलब क्या, परचेज प्राइस प्लस और नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर दैट परचेजेस, जो भी हमने परचेज किया होगा रॉ मटेरियल, उसके लिए जो भी नेसेसरी खर्चे लगे होंगे वो कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट। देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैंने आटा खरीदा 100 रुपए का, आटे को कन्वर्ट करने के लिए, रोटी में कन्वर्ट करने के लिए खर्चा आ गया 50 रुपए। सो परचेज प्राइस प्लस कन्वर्जन कॉस्ट 150 रुपए, आटा लाने के लिए 10 रुपए का खर्चा हो गया 160, और 160 में रोटी बन गई। तो रोटी बनते बनते टोटल कितनी कॉस्ट लग गई, 160। ये हो गया कॉस्ट ऑफ दैट रोटी। और वो रोटी मैं सेल कर रहा हूँ 200 रुपी में, बेचने के लिए खर्चा लग रहा है 50 रुपीज। तो NRV कितना आया, 150। कॉस्ट कितनी थी, 160, विच एवर इज लोअर, 150 पे वैल्यू करेंगे उस रोटी को। सो वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स है तो हम लोग उस WIP की कॉस्ट, उस WIP का NRV, या फिनिश गुड्स है तो उस फिनिश गुड्स की कॉस्ट या उस फिनिश गुड्स का NRV, विच एवर इज लोअर, यस और नो। तो मुझे लोअर पे वैल्यू करना है, लोअर की वजह से ये चीज समझ में है सभी को। तो WIP और फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन है। सर WIP का वैल्यूएशन क्यों करना पड़ता है, अरे भैया जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है तो हर बार आपके गोडाउन में सिर्फ दो ही टाइप का इन्वेंट्री नहीं रहेगा, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, कोई तीसरे कैटेगरी का भी इन्वेंट्री आ सकता है जो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मेरा साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो साल के आखिरी में सारी की सारी साइकिलें तैयार या रॉ मटेरियल, ऐसा नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसे भी रहेगा कि कुछ साइकिलें आधी अधूरी बनी हुई है, यस सर। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस। ये बात समझ में है सभी को, पक्की बात। चले आगे, ये लिखा बेटा, ये लो, चल वेरी गुड, लिख लिया। अभी ध्यान से सुनना, अब मैं बात कर रहा हूँ रॉ मटेरियल की।
रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे होगा देखो जरा, ध्यान से सुनो बेटे। आज आज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से। जिस फिनिश गुड्स के लिए ये रॉ मटेरियल हम लोग यूज करने वाले हैं, जिस फिनिश गुड्स के लिए मैं ये रॉ मटेरियल यूज करने वाला हूं, वो फिनिश गुड्स अगर सेल हो रहा है एट कॉस्ट और अबव कॉस्ट, जिस फिनिश गुड्स के लिए मैं रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं, वो फिनिश गुड्स अगर सेल हो रहा है एट कॉस्ट और अबव कॉस्ट, तो उस समय ये रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा एट कॉस्ट। अदरवाइज इस रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अदरवाइज इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिनिश गुड्स in which such raw material used, if that finished goods sold at cost or above cost, then value such raw material, जिसका वैल्यूएशन करना है at cost, and फिनिश गुड्स जिसमें रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो सेल हो रहा है बिलो कॉस्ट, then value such raw material at replacement cost, then value such raw material at replacement cost। ये लिखा बेटा सभी ने? जिस फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो फिनिश गुड्स अगर सेल हो रहा है बेटा एट और अबव कॉस्ट, तो हम लोग इस रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे एट कॉस्ट। अदरवाइज इस रॉ मटेरियल को वैल्यू कर लेंगे एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये बात समझ में आई क्या? डन सर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी क्या रहता है? अच्छा लिखो लिखो लिखो। रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी क्या रहता है बेटा? एनीबॉडी? बोलो। हाँ डन। सानिया बोल मुन्ना, रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी क्या? ओके और कोई? उसके जैसा नया लाने के लिए। ओके सानिया पुराने की जगह, बिल्कुल सही। मेरे पास जो रॉ मटेरियल है जिसका मुझे वैल्यूएशन करना है, बस सेम ऐसा ही रॉ मटेरियल अगर नया लेके आना है, या फिर ये रॉ मटेरियल मेरा खत्म हो गया, मार्केट में ऐसा रॉ मटेरियल मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसको सेट ऑफ कर सके ऐसा जो कोई भी रॉ मटेरियल मिलेगा, उसे लेकर के आने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी वो रहेगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये सॉल्व। तो बहुत सिंपल है। ये रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स में यूज हो रहा है, वो फिनिश गुड्स अगर सेल हो रहा है एट और अबव कॉस्ट, तो इस रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा एट कॉस्ट। अदरवाइज इस रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात?
यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। बिल्कुल सही, ये तो सानिया बिल्कुल सही। डन, आगे बढ़ो बेटा। चल चल, वेरी गुड। एंडिंग क्वेश्चन नंबर 1, ये पूरा हमने जो अभी देखा वो क्या था, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंटरी का चार्ट। ये क्या था बेटा, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंटरी, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंटरी। डन, आज एग्जाम्पल नंबर 1, आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना आप सब लोग अच्छे से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश यूनिट्स एट द एंड ऑफ ईयर 1-2 is 150. Cost of partly finished units at the end of year 1-2 is 150. The unit can be finished in next year by further expenditure of 100. ऑलरेडी 150 हमने इनकर कर दिया है और 100 रुपी नेक्स्ट ईयर तक लग जाएंगे, बरोबर है। उसके बाद द फिनिश यूनिट कैन बी सोल्ड एट 250 सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। तो ये माल बेचने के लिए मुझे 4% ब्रोकरेज देना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ऑन सेलिंग प्राइस, अज्यूमिंग दैट पार्टली फिनिश यूनिट कैन नॉट बी सोल्ड इन अ सेमी फिनिश फॉर्म। ये जो सेमी फिनिश गुड्स है ये बेच नहीं सकते। सेलिंग प्राइस कितना बोला हुआ है बेटा, 250 रुपीज, बरोबर है। सेमी फिनिश गुड्स की कितनी कॉस्ट लगी है, टोटल 150, और ये सेमी फिनिश को सेल नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला है। और उसकी एनआरवी कितनी है बेटा, 0। सेमी फिनिश गुड्स की एनआरवी 0 है। विदाउट प्रोसेसिंग इट फर्दर, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी विल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। ध्यान से सुनना, एक सिंपल सा एग्जांपल है। सेलिंग प्राइस आपको दे दिया है 250। अब ये जो यूनिट है जिसको आगे बेच सकते हैं 250 में, इसको और कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा लगने वाला है बेटा, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 100 बोला है ना, फर्दर एक्सपेंडिचर कंप्लीट करने के लिए। सेलिंग प्राइस 250 है और कितना खर्चा लगेगा बेटा, 100, तो 150 बैलेंस आया। ब्रोकरेज कितना लगने वाला है, 4% ऑफ सेलिंग प्राइस 10। उसके बाद एनआरवी कितना है बेटा इसका, 140। एनआरवी कितना आ गया, 150 माइनस 10, 140। नेट मेरे हाथ में कितना आने वाला है, अरे बाबा जो मेरे पास में WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, जो आधा अधूरा माल है, उस आधे अधूरे माल को कंप्लीट करने के लिए और कितना समय लगने वाला है और कितना खर्चा लगने वाला है, बस वो चीज मैं देख रहा हूँ। और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना है बेटा मेरे पास, 150। सो 150 और 140 विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर क्या रहेगा मेरे लिए, विचएवर इज लोअर क्या रहेगा बेटा मेरे लिए, वैल्यूएशन ऑफ दैट WIP। पूरे क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले मुझे बस इसका जवाब दे दो। आपको यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पूछा हुआ है, कौन से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पूछा है, रॉ मटेरियल, WIP या फिनिश गुड्स, तीनों में से किसका वैल्यूएशन पूछा है, रॉ मटेरियल, WIP या फिनिश गुड्स, बस इसका जवाब दो सबसे पहले, फिर आगे की बात करते हैं। वैल्यूएशन किसका पूछा है, रॉ मटेरियल, WIP या फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, WIP या फिनिश गुड्स। यहाँ पे WIP का वैल्यूएशन पूछा हुआ है, ना फिनिश गुड्स का ना रॉ मटेरियल का। सर आपको क्या समझा, पार्टली फिनिश यूनिट है, 150 रुपीज की कॉस्ट लग गई बेटा उसके ऊपर टोटल अभी तक, और ये पार्टली फिनिश है। तो ऐसे पार्टली फिनिश गुड्स का हमें वैल्यूएशन करना है, ऐसे पार्टली फिनिश गुड्स का हमें क्या करना है बेटा, वैल्यूएशन करना है। मतलब यहाँ पे WIP का वैल्यूएशन पूछा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था WIP का वैल्यूएशन कैसे होगा, एट कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर, एट कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर, WIP का वैल्यूएशन ऐसी होगा ना। चलो आ जाओ बेटा, अभी ध्यान से सुनना। तो मैं कॉस्ट निकालता हूँ, NRV निकालता हूँ, उसमें से जो लेस रहेगा उसको वैल्यूएशन कर लूंगा। चलो बेटा, अब WIP का वैल्यूएशन एट कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर पे मैं वैल्यू करूंगा। बोलो बेटा ध्यान से सुनना, बोलो कॉस्ट कितना है, थैंक यू सो मच, रेडीमेड दिया हुआ है, गिवन
₹150। देखो ना, कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स इज 150। ये बात समझ में आई क्या? सो वर्क इन प्रोग्रेस का आपको कितना कॉस्ट दिया बेटा? 150 रुपीज, राइट? ये 150 हमें दे दिया है। चलो अब एनआरबी निकालते हैं। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? एनआरबी का मतलब है उस प्रोडक्ट को सेल करने लायक बनाने के लिए और कितना खर्चा लगेगा। उस प्रोडक्ट को सेल करने लायक बनाने के लिए और कितना खर्चा लगने वाला है। तो वो हो गया बेटा मेरे लिए कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल, और उस कॉस्ट को सेलिंग प्राइस से माइनस करना है। एनआरबी का यही फॉर्मूला था ना, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, या किसी प्रोडक्ट को सेल करने लायक बनाने के लिए और कितना खर्चा लगने वाला है। किसी प्रोडक्ट को सेल करने लायक बनाने के लिए और कितना खर्चा लगने वाला है। चलो बेटा, तो वो सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे। देखो, सेलिंग प्राइस से प्रोडक्ट को सेल करने लायक बनाने के लिए जो भी खर्चा लगता है वो माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस से माइनस करना है बेटा, सेलिंग प्राइस से माइनस करना है बच्चे। सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस दी है 250। अब इस आधे अधूरे तैयार माल को, इस आधे अधूरे तैयार माल को, आधा अधूरा वर्क इन प्रोग्रेस, इसको सेल करने लायक बनाने के लिए और कितना खर्चा लगेगा, वो सारा कॉस्ट सेलिंग प्राइस से माइनस करो। बोलो क्या लगने वाला है? फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 100 माइनस फर्दर एक्सपेंस 100। और क्या लगेगा? सेल करने के लिए ब्रोकरेज देना पड़ेगा 4% माइनस ब्रोकरेज 4% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी 250 का 4% कितना आ जाएगा? 10। और क्या लगने वाला है बेटा बताओ तो जरा। अज्यूम दैट पार्टली कन्वर्टेड कैन नॉट बी सेल, उसकी एनआरबी, पार्टली फिनिश गुड्स का एनआरबी 0 है, उसको सेल करने लायक बनाने के लिए ये खर्चा लगाना ही पड़ेगा, ब्रोकरेज का और फर्दर एक्सपेंस। तो बताओ, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस नेसेसरी टू कंप्लीट द सेल, ये नेसेसरी एक्सपेंस है, नेसेसरी एक्सपेंसेस फॉर सेल। कितना हो गया बेटा फिर ये? 140 रुपीज। ये आ गया मेरे हाथ में एनआरबी। अगर ये वर्क इन प्रोग्रेस को मैं कंप्लीट करके बेचूं तो मेरे हाथ में नेट कितना आएगा? 140। सो तुम बताओ मेरे बच्चों, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर? 140। तो कैसे वैल्यू करेंगे इसका? वैल्यूड एट 140। ये समझा क्या सभी को? ये लिख लो बेटा, सबसे पहले लिखो बेटा, लिखो बेटा बच्चे। लिखा? डन। चल, आज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ परचेज देखने की जरूरत है। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आएगा? लिख लो शॉर्टकट में, परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल, लिखो बेटा मेरे साथ साथ, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, बरोबर। हाँ, अगर कोई ड्यूटीज और टैक्सेस वापस मिलने वाले हैं तो वो परचेज प्राइस में नहीं आएगा, तो वो परचेज प्राइस में नहीं आएगा, प्लस नेसेसरी एक्सपेंस फॉर सच एक्विजिशन। क्या माइनस करना है? माइनस डिस्काउंट इफ एनी माइनस ड्यूटी ड्रॉबैक्स। ड्यूटी ड्रॉबैक्स, कभी कभी कोई ऐसी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो हमने परचेस में ऐड कर दी और बाद में सरकार ने हमें क्या कर दिया, वो ड्यूटी को रिफंड कर दिया, तो पे की हुई ड्यूटी जो सरकार हमें रिफंड कर दी है, तो उस रिफंड ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस को बोलते हैं ड्यूटीज एंड ड्रॉबैक्स, ड्यूटीज ड्रॉबैक्स। और प्यार से डीबीके, ड्यूटी ड्रॉबैक, प्यार से डीबीके, डी डॉग, बी बॉल, के काइट, डीबीके।
इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ परचेस, इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका कॉस्ट ऑफ परचेस। डन, लिखा बेटा सभी ने, ऑल सेट, डन। चले आगे, ओके रुको लिखो जल्दी से। लिखा बेटा, डन। चल आगे बढ़ते बेटा, प्लीज ध्यान देना सब लोग, आ जाओ ध्यान दे दो। चल आज उसके बाद कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला लिखो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा लो, इन्होंने दिया ही नहीं है यहाँ पे, कन्वर्जन कॉस्ट के लिए लिखो बेटा, सब लोग लिख लो, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, लिखना है बेटा सभी ने। कन्वर्जन कॉस्ट के लिए लिखो, कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है उससे हम लोग बोलेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है बेटा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कन्वर्जन कॉस्ट। यस और नो, बहुत सिंपल है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी उसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। क्लियर, डन। चलिए आगे आ जाओ, देखो पढ़ते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला लिख के रख लेना बेटा आज। सो ध्यान से सुनो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड्स cost directly related to production, example direct labor. They also includes overheads, both fixed and variable, that are incurred in converting the raw material to finished goods. In converting the raw material to finished goods. Yes or no? So उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट। इसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं आती है, याद से लिख करके रख लो। कन्वर्जन कॉस्ट में रॉ मटेरियल का कॉस्ट नहीं आता है, कन्वर्जन कॉस्ट में रॉ मटेरियल का कॉस्ट नहीं आता है। क्लियर, बस इतना फॉर्मूला इसके लिए लिखना है, बाकी और कुछ भी नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो, दोनों भी ओवरहेड्स आ जाएंगे। फिक्स ओवरहेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो ओवरहेड्स फिक्स रहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रहेंगे। फिक्स कॉस्ट जैसे बेस्ट एग्जांपल है रेंट, यस और नो। वेरिएबल ओवरहेड लेवल ऑफ एक्टिविटी और प्रोडक्शन यूनिट बढ़े कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन यूनिट कम हो गए कॉस्ट कम हो जाएगी। बस इसी कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। आपने डिटेल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, राइट। तो यहाँ पे फिक्स और वेरिएबल दोनों भी ओवरहेड्स आ जाएंगे। डायरेक्टली आ जाओ नीचे जॉइंट और बाय प्रोडक्ट पे। तो ध्यान से सुनना, जॉइंट और बाय प्रोडक्ट, इन केस जॉइंट और बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या होती है बेटा बताओ तो जरा। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, एनीबॉडी? जैसे शुगर बनाते समय या गन्ने का जूस बनाते समय जो मोलेसिस निकलता है, गन्ने का भूसा, वो बाय प्रोडक्ट है, यस और नो। जॉइंट प्रोडक्ट की बात करूं
तो पेट्रोल निकालते समय साथों साथ डीजल भी आता है, कुछ गैसेस निकलती है, यस और नो। जब हम लोग जमीन के नीचे खुदाई करते हैं तो ऑयल निकलता है, तो ऑयल में से डीजल भी निकलता है, ऑयल से पेट्रोल भी निकलता है, और उस समय कुछ गैसेस भी निकलती है। तो ये सब जॉइंट प्रोडक्ट है, यस और नो। तो यहाँ पे हम लोगों को जॉइंट और बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में देखो क्या बोला है। इन केस ऑफ जॉइंट और बाय प्रोडक्ट द कॉस्ट इनकर्ड अप टू द स्टेज ऑफ स्प्लिट, जब तक वो जॉइंट और बाय प्रोडक्ट स्प्लिट नहीं हो जाते, है ना, वो स्प्लिट नहीं हो जाते, ये स्प्लिट हो गए, ये है वो पॉइंट, स्प्लिटिंग पॉइंट। बरोबर है, जब तक ये स्प्लिट नहीं हो जाते, शुड बी अलोकेटेड ऑन अ रैशनल बेसिस। तो इस समय जो भी कॉस्ट हमने इनकर किया होगा, इस समय जो भी कॉस्ट हमने इनकर किया होगा, ये सारी कॉस्ट इन दोनों प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, इन दोनों प्रोडक्ट पे ये कॉस्ट हम लोग कैसे एलोकेट करेंगे, ऑन रैशनल बेसिस, ऑन रैशनल बेसिस और कंसिस्टेंट बेसिस पे, यानी हर पीरियड में वो ही बेसिस हमें यूज करना होगा। ऐसा नहीं पिछले अकाउंटिंग पीरियड में इस बेसिस पे हमने कॉस्ट एलोकेट किया था, इस पीरियड में इस बेसिस पे, नो, रैशनल बेसिस पे आपको करना है ना। ये एक चीज ध्यान रखना है। सर रैशनल बेसिस कैसे रहेगा, मान लो प्रोडक्ट ए पैदा हुआ 6 क्वांटिटी में, ये पैदा हुआ 4 क्वांटिटी, रेशो है 6:4, तो इस कॉस्ट को भी हम लोग, इस कॉस्ट को भी हम लोग जो स्प्लिट ऑफ के पहले जो कॉस्ट थी, इस कॉस्ट को 6:4 में हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं। या प्रोडक्ट ए पैदा हुआ 6 क्वांटिटी, ये हुआ 4 क्वांटिटी, इसकी सेलिंग प्राइस है आपको समझाने के लिए 50, इसकी सेलिंग प्राइस है आपको समझाने के लिए 10, तो इसका टोटल अमाउंट हो गया 300, इसका अमाउंट हो गया 40, तो मैं 300:40 के रेशो में भी स्प्लिट ऑफ कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सेल वैल्यू। इस बेसिस पे कॉस्ट को बाइफरकेट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, इस बेसिस पे कॉस्ट को बाइफरकेट कर सकते हैं, यस और नो। उसके बाद बस ये एग्जांपल जो हमने दिया वही फॉलो करना है यहाँ पे। ये लिखा बेटा सभी ने, ये लिख लो। जी हाँ बेटा बिल्कुल सही लिखा है आसानी। अनइंटेंशनली जो आता है बाय प्रोडक्ट है, इंटेंशनली जो रहेगा जॉइंट प्रोडक्ट है। क्लियर, डन, ऑल सेट। डन, यस, लिखा। आज अदर कॉस्ट अभी नहीं देखेंगे, अदर कॉस्ट जस्ट रीड करना है आपने। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी काम आएगा, ध्यान से सुनना बेटा। इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इट इज अप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड, कौन सी कॉस्ट एक्सक्लूड करना है, कॉमन सेंस, एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल, ऐसी कॉस्ट जो एबनॉर्मली लग गई, जो नॉर्मली उस प्रोडक्ट के लिए, इन्वेंट्री के लिए नहीं लगती है, आपकी गलती की वजह से लगी, एबनॉर्मल थी, अवॉइडेबल थी, आपकी गलती की वजह से कॉस्ट लग गई, तो क्या जबरदस्ती उस इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बढ़ा दोगे? सो एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ लेबर, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब आप इंक्लूड नहीं करोगे, ये एक्सक्लूड करोगे। ये सारी कॉस्ट क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो एबनॉर्मल कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, हाँ स्टोरेज कॉस्ट कब इंक्लूड करना है, अगर वो स्टोरेज प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए नेसेसरी है तो, अदरवाइज स्टोरेज कॉस्ट हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, एबनॉर्मल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ केसेस में इन्वेंट्री को रेडी फॉर सेल करने के लिए स्टोरेज नेसेसरी होता है, तो उस समय स्टोरेज कॉस्ट को हमें कॉस्ट में इंक्लूड करना होगा। सर ऐसे कोई एग्जांपल है ना, वाइन, मुझे दारू या बियर वाइन बनाना है, तो उस समय वाइन को मुझे एक स्पेसिफिक पीरियड तक स्टोर करके रखना ही पड़ता है, तब तक वो रेडी फॉर सेल होती नहीं है, तो वहां पे स्टोरेज कॉस्ट
ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगी, वहां पे स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगी, अदरवाइज स्टोरेज कॉस्ट ऐड नहीं होगा, स्टोरेज कॉस्ट को एक्सक्लूड किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड नहीं होंगे क्योंकि इन्वेंट्री को रेडी फॉर सेल करने के लिए नेसेसरी नहीं है बेटा। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी ऐड नहीं होगा। एग्जाम में पूछा हुआ थ्योरी क्वेश्चन है, केस स्टडी के लिए भी आ सकता है। तो कौन सी कॉस्ट इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं, बरोबर है, डन। लिख लो बेटा सब लोग शॉर्टकट में, क्लियर, ऑल सेट। चले हम लोग आगे, लिख लिया बेटा, ओके चल आ जाओ। अब डायरेक्टली आ जाओ, कॉस्ट फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं, अभी अदर टेक्निक्स ये देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आओ। एनआरबी भी हमने एस्टिमेट कर लिया, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी ये क्वेश्चन में देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। जैसे एक आइटम है इन्वेंट्री का जिसकी कॉस्ट है 50,000, इन्वेंट्री कितनी है बेटा, एनआरबी कितनी बेटा उसकी, एनआरबी 45,000। बताओ कैसे वैल्यू करोगे, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। बोलो दोनों में लोअर क्या है, 45,000, दोनों दोनों में लोअर क्या है 45, कॉस्ट है 20, एनआरबी 24, बोलो दोनों में लोअर क्या है 20,000, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, यस और नो। तो हो गया, आइटम ए का वैल्यूएशन आ गया 45, आइटम 2 का वैल्यूएशन आ गया 20, टोटल इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आ गया 65। इंडिविजुअल बेसिस पे वैल्यूएशन करना है, ग्लोबल बेसिस पे नहीं, इंडिविजुअल बेसिस पे। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, दोनों आइटम की कॉस्ट की टोटल कर लिया, दोनों आइटम की एनआरबी की टोटल कर लिया और विच एवर इज लोअर 69,000 बोल देंगे, ये गलत है। अगर आइटम सेपरेबल, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, अगर ऐसे कुछ आइटम है जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, सिमिलर नेचर के आइटम है, तो आपको सिमिलर नेचर के आइटम की सबकी कॉस्ट को कंबाइन कर दो, क्लब कर दो, सिमिलर नेचर के आइटम की सबकी एनआरबी को कंबाइन कर दो और फिर वो कंबाइन कॉस्ट और कंबाइन एनआरबी का डिफरेंस देख लो, विच एवर इज लोअर, कंबाइन कॉस्ट और कंबाइन एनआरबी को कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर वैल्यू कर देना। इसे बोलते हैं सबको कंबाइन करके वैल्यू करना, ग्लोबल बेसिस। बट अगर आइटम सिमिलर नहीं है जिनका आप वैल्यूएशन कर रहे हो, तो आप ग्लोबल बेसिस पे नहीं करोगे, इंडिविजुअल बेसिस पे करोगे। आप ग्लोबल बेसिस पे नहीं करोगे, कैसे करोगे बेटा, इंडिविजुअल बेसिस पे, यस और नो। ये बात समझ में है बेटा सभी को, क्लियर, हेलो, यस बोल मुन्ना। हेतु ऑल सेट, तो आप कैसे वैल्यू करोगे, इंडिविजुअल बेसिस पे चलेगा, नो वरी, बाय मिस्टेक हो गई। चल आगे बढ़े हम लोग, अब डायरेक्टली आओ इसके डिस्क्लोजर पे। एनआरबी देखने की जरूरत नहीं, देख लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन के लिए डिस्क्लोजर। AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 आपको क्या क्या डिस्क्लोजर देने के लिए कहता है, थ्योरी क्वेश्चन। फिनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ये आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट में कोई पर्टिकुलर आइटम का रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, RMPD, RMPD कैसे रहेगा, इसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ज्ञान प्रदान कर। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर देना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर देना है, वो आपको AS2 बता रहा है। देखो ध्यान देना, सबसे पहले आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज किया फॉर मेजरिंग द इन्वेंट्री, उसके बाद टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री कितना है, टुगेदर विद द क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट टू द एंटरप्राइज। प्रॉपर इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन करके इन्वेंट्री का अमाउंट कितना आ रहा है, कैरिंग अमाउंट, इंफॉर्मेशन अबाउट कैरिंग अमाउंट हेल्प फॉर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ द इन्वेंट्री एंड द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस इन दिस असेट इज यूज्ड। बेटा क्लासिफिकेशन मतलब कैसी बात चल रही मालूम है क्या, क्लासिफिकेशन का मतलब समझ बेटा, क्लासिफिकेशन का मतलब समझ बेटा,
रॉ मटेरियल है कि वर्क इन प्रोग्रेस है कि फिनिश गुड्स है कि कंज्यूमेबल्स है, स्टोर्स है, यस और नो। उसके बाद ये देखो, लो इन्होंने भी एग्जांपल दे दी। डन। तो आपको प्रॉपरली क्लासिफाई करके देना है, ये कितने रुपए का, ये कितने रुपए का, ये कितने रुपए का, ये कितने रुपए का, ताकि यूजर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली समझ में आए। हाँ, इनके पास इतने का रॉ मटेरियल, इतने की इन्वेंट्री, अपने इतने का वर्क इन प्रोग्रेस है, इतने का फिनिश गुड्स है, इतने के कंज्यूमेबल्स हैं, इतने के क्या कहते हैं स्पेयर्स हैं। हो गया। यहां से सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, एग्जाम में पूछे जाते। चलो आ जाओ, कौन बच्चा जवाब देगा? ओके, हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया। आ जाओ, अभी कनेक्ट कर लो फटाफट से। डन। चल प्लीज ध्यान देना। सो कंपनी डील्स इन अ 3 प्रोडक्ट A, B and C which are neither similar nor interchangeable। मतलब ये सिमिलर अगर होते थे तो मैं ग्लोबल बेसिस पे वैल्यूएशन करता, मतलब ये सारे प्रोडक्ट की कॉस्ट की टोटल करता। 40, 32, 16 कितना हो गया बेटा इसका? 88। और सबकी एनआरबी की टोटल करता और इन दोनों में जो लोअर है वो लेता। लेकिन कब? इफ अगर ये प्रोडक्ट सिमिलर होते तो। बट ये सिमिलर है क्या? नीदर सिमिलर। तो ये वैल्यूएशन चलेगा क्या? नो, मुझे इंडिविजुअल बेसिस पे करना होगा। बोलो, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, दोनों में लोअर क्या है? एनआरबी। लो बेटा, वैल्यूएशन दोनों में लोअर क्या है? कोई भी ले लो, सेम ही है। दोनों में लोअर क्या है? 16। टोटल ले लो 76। 76 में कितना है? 30, 20, 50, 60, 76 लैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड बेटा सानिया। सो ये लिखना जरूरी है। एज पर एज टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। बरोबर है। और वो भी कैसे करेंगे? आइटम बाय आइटम बेसिस। आइटम बाय आइटम बेसिस, ग्लोबल बेसिस पे नहीं, इंडिविजुअल बेसिस पे, आइटम बाय आइटम बेसिस पे। ये बात समझ में आई क्या सभी को? इंडिविजुअल बेसिस पे करना है। और फिर ऐसे लिख देना, कॉस्ट एनआरबी विच एवर इज लोअर। सो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आएगा 76 लाख। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े बेटा सब लोग साथ में? डन। अरे आंसर मत दे, चलो जवाब दो। कैसे वैल्यूएशन करेंगे इसका? एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज द गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ 40 लाख। आगे बोला है इन अक्टूबर टिल मार्च 75% ऑफ द स्टॉक वर सोल्ड, यानी इन्वेंट्री में बचा कितना है? 40 लाख का माल खरीदा था, 75% बेच दिया, देयरफॉर स्टॉक में कितना पड़ा है? 25%। और ये खरीदा था मतलब ये कॉस्ट थी, तो बोलो कितने का कॉस्ट बचा है बेटा? 10 लाख कॉस्ट का इन्वेंट्री पड़ा है। आगे देखो, कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज द क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू। अब इसको कंपेयर करेंगे एनआरबी के साथ। एनआरबी क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस बेचने के लिए कमीशन लग रहा है 10%, बेचने के लिए कमीशन लग रहा है 10% सेलिंग प्राइस का, सो 1.1 लाख। तो एनआरबी कितना आ गया? 9.9 लाख। तो विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे एट 9.9 लाख। बरोबर है? सिंपल है। लिखा बेटा सबने? लिख लो।
नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट थी 40, 25% ही बचा है, तो 10 लाख का माल बचा है, तो कॉस्ट 10 लाख, सेलिंग प्राइस 11 लाख, बट सेल करने के लिए एक्सपेंस टू इनकर्ड है 1.1 लाख, तो एनआरबी कितना हो जाएगा, एनआरबी 9.9 लाख, एनआरबी 9.9 लाख, राइट। आगे बढ़े बेटा, लिखा सभी ने, लिखा है, एक सेकेंड, लिखो। ओके, आज है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ द इनपुट। एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें नॉर्मल वेस्ट कितना होता है, इनपुट का 5%। आगे बोला है 5000 मेट्रिक टन, मेट्रिक टन एक यूनिट है ना, मेट्रिक टन, टन, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, जैसे one of the unit, 5000 metric ton of the input were put in the process resulting into wastage of 300 metric ton। भाई साहब 5000 metric ton लगाया, वेस्ट कितना हुआ 300, वेस्ट कितना होना चाहिए था 5000 का 5% यानी 250, बट वेस्ट तो ज्यादा ही हो गया रे बेटा। Cost per metric ton of the input is 1000 rupee। Entire quantity of the waste is in stock at year end। State with reference to the accounting standard how will you value the inventory in this case? How will you value the inventory in this case? Inventory कितना है 5000 metric ton लगाया, वेस्टेज कितना हो गया 300 metric ton, तो मेरे पास फिनिश गुड्स और स्टॉक कितना आया होगा 4700 मेट्रिक टन। हमें इसका वैल्यूएशन पूछा हुआ है, हमें इसका क्या पूछा है बेटा, वैल्यूएशन, यस और नो। एबनॉर्मल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना है, नॉर्मल अगर कोई कॉस्ट लग रही है, नॉर्मल लॉस हो रहा है, तो वो इन्वेंटरी के वैल्यूएशन में आ जाएगा। एबनॉर्मल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना है। बोलो बेटा, वैल्यूएशन कितना आएगा, देखो 5000 मेट्रिक टन था, एक मेट्रिक टन था 1000 रुपए का, ये कितना हो गया 50 लाख रुपए। इससे कितना यूनिट होने वाला था, रिक्वायर्ड नॉर्मल प्रोडक्शन 5000 माइनस 5% वेस्टेज, 5% यानी 250, 4750 मेट्रिक टन, इतना प्रोडक्शन होने वाला था। देयरफॉर पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट नॉर्मल, नॉर्मल हाँ, कितनी होने वाली थी निकाल के बताओ बेटा, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो कितनी होने वाली थी, तो ये आ गया बेटा आपका 1052.63।
पर मेट्रिक टन, ये आपकी पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट होने वाली थी, बरोबर है क्या? ये नॉर्मल है, इसमें मैंने एबनॉर्मल कंसीडर किया है क्या? नो, वैसे भी एबनॉर्मल कंसीडर नहीं करना है ना क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में, तो मैंने एबनॉर्मल वैसे भी कंसीडर नहीं किया, ये सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल है पर यूनिट। देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, कितना स्टॉक है बेटा? 4700 मेट्रिक टन इंटू 1052.63। करो बेटा टोटल इसका करके बताओ कितना रहा है? 4700 इंटू 1052.63, 4700 कितना आ गया बेटा? 49,47,361। ये रहा आपका आंसर। कुछ बात समझ में आई क्या? एबनॉर्मल वेस्ट की कॉस्ट हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, बरोबर? अरे बाबा एक और तरीका है, चलो इस तरीके से नहीं अच्छा लगा। टोटल कॉस्ट 50 लाख माइनस एबनॉर्मल वेस्ट की कॉस्ट। एबनॉर्मल वेस्ट कितना हो गया? 250 वेस्ट होना चाहिए था तो 4750 आता, लेकिन 300 वेस्ट हो गया, तो एबनॉर्मल कितना हुआ? 300 माइनस 250, 50 मेट्रिक टन, और एक की कॉस्ट कितनी है? 1052.63। बोलो कितना आ जाएगा? 52,632। निकाल लो, आंसर इतना ही आएगा। देखो आसपास ही आ रहा है क्या? डन। अरे समझ में आया बेटा? इजी है। एबनॉर्मल कॉस्ट को मैंने क्या किया? इग्नोर किया, मैंने सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट को कंसिडर किया। वेरी गुड, इजी है, वाह बहुत बढ़िया। काश हर स्टैंडर्ड ऐसी रहे हैं। और ये थ्योरी पार्ट लिखना होगा। While calculating the value of inventory, you have to consider normal expenses or normal cost only. Normal cost will be included in the cost of inventory, but abnormal cost will not include. हमें excludes जो theory point पढ़ा था ना, theory concept थोड़ी देर पहले, abnormal cost, abnormal wastage को हम लोग exclude करते हैं, पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले theory, बस वही concept। एबनॉर्मल वेस्ट को हमने एक्सक्लूड कर दिया, विल बी चार्ज टू P&L। इन्वेंट्री के वैल्यू से हम लोग इसे निकाल देंगे और कहाँ चार्ज करेंगे? चार्ज टू P&L, चार्ज टू P&L। लिखो बेटा। फर्स्ट फ्लोर पे वो हार्डली 10 सेकेंड लगेंगे, तो तुम फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ। हार्डली हार्डली डन, लिखा बेटे? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4,
बोलो तो क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंटरी पर केजी ऑफ द फिनिश गुड्स। 1 किलो फिनिश गुड्स बनाने के लिए मटेरियल लगता है इतना, डायरेक्ट लेबर लगता है इतना, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स लगते हैं इतने, एंड फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन अ नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द 2 lakh kg इज रुपीज 20 lakh। 4000 kg ऑफ द फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक। तो इसका वैल्यूएशन करना है। चलो बताओ तो, 2 lakh kg के लिए 20 lakh है, तो पर केजी फिक्स ओवरहेड कितने लग रहे हैं बेटा, 20 lakh डिवाइडेड बाय 2 lakh यानी ₹10। और ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है, 200 प्लस 40 प्लस 20, 260 प्लस 10, 270, 270 इंटू 4000। चेक करो तो आ गया क्या इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इन्वेंट्री की कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है, फिक्स ओवरहेड भी आते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स भी आते हैं। आ गया क्या 270, ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर केजी आ गए 10 रुपए। आया बेटा है सभी को, इजी एकदम, लिखा सभी ने। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आज इसके सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, एमसीक्यू आप ट्राई करोगे और सेल्फ प्रैक्टिस ट्राई करोगे, बरोबर। डन, ऑल सेट, सिंपल, ओके। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। डन।